उम्मीदें, नए सपने और एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर पार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग पावर पैक शो नया सवेरा, जहां देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। साथ ही आज दिन भर क्या क्या घटनाक्रम बदलने वाले हैं, बनने वाले हैं, वो भी आपको बताएंगे। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। आंचल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, शुक्रिया भावना। और यहाँ पर बात होगी प्रेस रिपोर्ट्स की, आर्थिक जगत में क्या कुछ खास है, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हम खास सेगमेंट का भी करेंगे जिक्र, कैसे आपकी सेहत रहती है फिट, और टेक टॉक पर भी डालेंगे नजर। तो आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों का नया सवेरा में। कांग्रेस कार्य समिति में वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंद गाने का प्रस्ताव पारित। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस को बताया आज की नई मुस्लिम लीग, कहा वोट बैंक के लालच में देश के गौरव को गिरवी पर रखा। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शामिल होंगे दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक। भारत और जापान के रक्षा मंत्री आज नई दिल्ली में करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा, रणनीतिक सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर होगी चर्चा। सिंगापुर में आज भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में आर्थिक साझेदारी और मजबूत करने पर होगी चर्चा। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति चुनाव, 35 साल बाद पहली बार सीधे संसद में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान। बीएनपी उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का पलड़ा भारी। और खेल की खबरों में वर्ल्ड बैडमिंटन में भारत के आज 5 बड़े मुकाबले। प्री क्वार्टर फाइनल खेलेंगी सिंधु, आयुष शेट्टी और सात्विक चिराग की जोड़ी पेश करेगी चुनौती। और आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में वंदे मातरम को लेकर कानून पास हुआ, जिसमें साफ लिखा है कि राष्ट्रीय गौरव से जुड़े इस विषय पर अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बावजूद 15 अगस्त को कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम गायन को लेकर कुछ ऐसे दृश्य सामने आए जिसकी देश भर में अब निंदा हो रही है। हालांकि कांग्रेस इसके पीछे कई बहाने बनाए, लेकिन वो काम नहीं आया। और अब ताजा खबर यह है कि कल कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की बैठक में वंदे मातरम को लेकर एक प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें पार्टी ने तय किया है कि पार्टी 1937 के प्रस्ताव का पालन करेगी। कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंद यानी 2 पैरा ही गाए जाएंगे। इसके पीछे वो दलील जो कांग्रेस दे रही है वो ये है कि ये फैसला महात्मा गांधी, नेहरू और उसके साथ साथ पटेल और रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस समेत जो वरिष्ठ नेता थे 1937 वाले उस प्रस्ताव के अनुरूप ये सहमति उस वक्त बनाई गई थी। और कांग्रेस की कार्यसमिति बैठक में भी ये फैसला लिया गया कि कांग्रेस 1937 के प्रस्ताव को ही मानेगी। तो जहां जहां कांग्रेस के कार्यक्रम होंगे वहां पर 2 ही छंद गाए जाएंगे। प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में जब पारित किया गया सीडब्ल्यूसी की बैठक में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी, गोविंद वल्लभ पंत और अन्य नेता आचार्य नरेंद्र देव मौजूद थे। और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह से ही वो प्रस्ताव पारित किया गया था। और आज उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव के कुछ अंश भी पढ़े और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई सवाल नहीं है। ये बार बार ये मुद्दा बनाया जा रहा है। और बीजेपी कांग्रेस के इस प्रस्ताव की अब खुलकर आलोचना और निंदा कर रही है। खुद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी। साथ ही कार्य समिति में
ये तय किया कि कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम की केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। जब कुछ दिन पूर्व यही अपमान एक व्यक्ति के आचरण में उजागर हुआ था, तब कांग्रेस ने उसे संयोग बताकर टाल दिया था। और आज वही अपमान कांग्रेस की नीति बन चुका है। भारत माता की इस पावन वंदना का अपमान उन हजारों बलिदानियों का तिरस्कार है जिन्होंने इसी गीत को अपनी चेतना में रखकर राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था। और ये केवल एक राजनीतिक बचाव नहीं, बल्कि उस वोट बैंक या फिर तुष्टीकरण की भूख का प्रमाण है जिसके आगे कांग्रेस ने हर बार राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। और कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। तो साफ तौर पर भाजपा का ये मानना है कि किस तरह से वंदे मातरम को लेकर भी कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेक रही है और सियासत कर रही है। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा है कि कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसके लिए पार्टी देश से ऊपर है। वे खुद को संविधान और देश से ऊपर मानती है और अपने पार्टी प्रस्ताव को संसद से पारित कानून से भी ऊपर रखती है। अब कांग्रेस ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया कि वो आज की नई मुस्लिम लीग बन गई। 1937 में वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम लीग की जो जिद थी, संसद से पारित कानून के बाद आज कांग्रेस भी उसी जिद पर कायम है। कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव, और वो भी कब? गुलामी के कालखंड की कार्य समिति। इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर। गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक कर जिस प्रस्ताव को पारित किया, उसको स्वतंत्र भारत में आकर उसके लिए अड़ना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और कांग्रेस की देश के प्रति निष्ठा और संविधान के प्रति निष्ठा पर एक प्रश्न चिन्ह है। तो इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का रुख लेकर कुमार आलोक हैं और साथ ही शैलेंद्र मिश्र। कुमार आलोक से पहले जाएंगे और वहां उनसे जानकारी लेते हैं कि कांग्रेस का आखिरकार ये निर्णय क्यों आया। कुमार, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वंदे मातरम विवाद पर अब सियासी उबाल है। कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है कि 1937 का जो प्रस्ताव था कांग्रेस उसी को ही मानेगी। हालांकि संसद में भी पारित हुआ है कानून, लेकिन कानून का ना पालन करते हुए कांग्रेस अपने प्रस्ताव को लेकर आगे बढ़ रही है। किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आप संसद में पूरा मानसून सत्र आपने देखा कि किस तरीके से मानसून सत्र को एकदम से वॉश आउट कर दिया, खास करके विपक्षी पार्टियों ने, और उसमें सबसे लीड रोल कर रही थी कांग्रेस। तो जब ये बिल पास हो रहा था तो सरकार बार बार कह रही थी कि आप चर्चा में भाग लीजिए, सुझाव दीजिए, जो सुझाव होगा हम उसको मानेंगे, उसको बिल में हम क्लब करेंगे। लेकिन आपने तो कोई भी जो बिल वहां पर पेश हुआ तो आपने चर्चा होने ही नहीं दिया, और वॉइस वोट से ज्यादातर बिल पास हुए। तो वहां आपने चर्चा में भाग नहीं लेकर के आप CWC की बैठक में तय कर रहे हैं कि हम 2 ही स्टेंजा गाएंगे, पूरा स्टेंजा नहीं गाएंगे। आप 1937 के CWC का हवाला दे रहे हैं कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, इन लोगों ने फैसला किया था कि वंदे मातरम की हम 2 ही पंक्तियां गाएंगे। बाद में 1950 में जैसा कि कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ये प्रस्तावना दी कि राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम होगा, राष्ट्रगान जनगण मन होगा। तो उसके बाद आप CWC में प्रस्ताव पारित करते हैं, संसद की चर्चा में भाग ना लेकर के आप CWC में चर्चा में भाग लेते हैं। जब 1937 में CWC में ये जो तय हुआ था आपका निर्णय, उस समय तो देश आजाद नहीं था, गुलाम था देश, अंग्रेजों की गुलामी में था। तो CWC की एक महत्ता हो सकती है, लेकिन आज की डेट में जब हमारा देश आजाद है, हम गुलाम नहीं है और संसद सर्वोपरि है, तो संसद ने जो कानून बनाया है उस कानून पर ही आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 2 ही स्टेंजा गाएंगे। आपने देखा होगा कि 15 अगस्त के दिन जब कांग्रेस के कार्यालय में जब झंडोत्तोलन था तो वहां पर किस तरीके से वंदे मातरम का अपमान हुआ। सोनिया गांधी जो थी
वो वंदे मातरम के गाने की मतलब गीत के बीच में ही उन्होंने डिस्टर्ब किया था माहौल को, तो उस पर भी बहुत भारी विवाद हुआ था। तो कांग्रेस आजकल सेल्फ गोल करने में माहिर है, और ये जो निर्णय है उनका, सीडब्ल्यूसी का जो निर्णय था, कल 4 घंटे बैठक चली थी, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन ये ऐसा बिंदु था जिस पर ये बवाल मच गया है। और ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग की जो प्रस्तावना थी या एक तुष्टीकरण की जो नीति है जो तमाम जो सेकुलर पार्टियां करती हैं, उसी का एक प्रतिफल है कि कांग्रेस पार्टी का जो सीडब्ल्यूसी का जो निर्णय था या जो प्रस्ताव पारित किया गया है, वो आलोचना की दृष्टि से देखा जा रहा है। शैलेंद्र भी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, यहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, दोहरी मानसिकता है, वो सामने आई है। लेकिन एक चीज जिस पर मैं चाहती हूँ कि आप रोशनी डालें कि जिस समिति का जिक्र कांग्रेस लगातार कर रही है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, रविंद्र नाथ टैगोर भी थे, एक खुला पत्र जवाहरलाल नेहरू ने खुद सुभाष चंद्र बोस को लिखा था और उसमें साफ लिखा था कि ये जो गीत है, उस गीत को समझना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या जिस 1937 के प्रस्ताव का हवाला कांग्रेस दे रही है, वजह तुष्टीकरण है या फिर उसकी मानसिक परेशानी? देखिए, 3 बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं और कांग्रेस ने खुद ये बता दिया है कि उसकी सोच क्या है। बीजेपी का एक आरोप है, 1937 में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, जैसा कि आप लोग बता रहे थे, तब देश आजाद नहीं हुआ था। उस वक्त मुस्लिम लीग का कांग्रेस से समझौता हुआ था और कांग्रेस को यह लगा था कि मुस्लिम लीग की सब तमाम नाजायज मांगे, गैर वाजिब मांगे भी अगर मान ली जाएंगी तो मुस्लिम लीग के साथ एक सहयोग आगे बढ़ेगा। बीजेपी अब ये कह रही है कि 1937 में आपने मुस्लिम लीग के दबाव में ये प्रस्ताव माना था, देश आजाद हुआ, मुस्लिम लीग और जिन्ना पाकिस्तान चले गए, लेकिन आपकी वही सोच कायम रही। और जब वंदे मातरम की 185वीं वर्षगांठ पर चर्चा हुई थी संसद में, अगर आप पिछले सत्र में जाएं तो ये बात उठा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जानबूझकर इस तरह का माहौल बनाया जिसकी वजह से सिर्फ 2 स्टेंजा वंदे मातरम का गाया गया और बाकी छोड़ दिया गया। अब जब पूरा संपूर्ण वंदे मातरम गाने का संसद में बिल पारित हुआ, कांग्रेस ने बायकॉट किया और जो तस्वीरों को लेकर जो सफाई कांग्रेस की तरफ से 3 नेताओं की अलग लगाई थी, अब कांग्रेस ने खुद ही बता दिया कि सोनिया गांधी ने ही वो एक तरह से वंदे मातरम रुकवाया था। क्योंकि जब सीडब्ल्यूसी कह रही है कि सिर्फ वो 2 स्टेंजा गाएंगे, जब कांग्रेस की केरल की सरकार कह रही है कि वो वंदे मातरम 15 अगस्त को वहां बजा ही नहीं, तो ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। इसीलिए बीजेपी अब कह रही है कि संसद के अंदर आपने बायकॉट किया, अब संसद में पारित कानून को भी ना मानकर 1937 में जो मुस्लिम लीग के सामने अपने समर्पण किया था, मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई, जिन्ना पाकिस्तान चले गए, लेकिन मुस्लिम लीग की जो सोच है वो कांग्रेस पार्टी अभी भी साथ हो। जो कोई इससे नहीं दिखा है, साबानो प्रकरण में भी यही हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया था, संसद के जरिए राजीव गांधी ने वो काम किया था। जब 3 तलाक के खिलाफ जो अभियान, जब कानून मोदी सरकार लेकर आई थी, बिल लेकर आई थी, तब कांग्रेस ने विरोध किया था। इस तरह के तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि जब जब राष्ट्र हित की बात आती है और तुष्टीकरण की बात आती है अल्पसंख्यकों के, मुस्लिमों के, तो मुस्लिम तुष्टीकरण का रास्ता कांग्रेस अपनाती है। इसके अब रिकॉर्ड है, उदाहरण है, संसद में भी इसका रिकॉर्ड है कि क्या रुख था 3 तलाक पर, या फिर साबानों पर जो कानून लेकर आए उसके खिलाफ, या फिर अब बायकॉट किया जब संपूर्ण वंदे मातरम गाने का, और उसको अगर कोई अनादर करता है जानबूझकर तो सजा देने का जो प्रावधान बना। तो अब बीजेपी इसीलिए सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस की सोच है मुस्लिम लीग की मानसिकता वाली, वो जाहिर हो गई। और याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था मुस्लिम लीग एक माओवादी मानसिकता, तो वो भी अब बीजेपी कह रही है कि अब ये साफ दिखता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है। जब उनके सीडब्ल्यूसी में इस तरह का प्रस्ताव फिर से पारित होता है कि वो 2 स्टेंजा ही गाएंगे, आखिर उनको दिक्कत क्या है? जब बाकी जो लाइनें हैं वो भारत माता की अगर स्तुति करती है या फिर भारत की महानता को आगे बढ़ाती है, उसके वर्णन करती है, तो क्या कांग्रेस को उससे दिक्कत है? आपने बहुत अहम बात की है। एक बार इस पर कुमार आलोक का रुख लेते। कुमार, पार्टी की जो विरोधाभासी मानसिकता है, दोहरा चरित्र है, वो तो सामने आया है, लेकिन जो उनके नेता हैं, अगर इमरान मसूद की बात की जाए, वो कह रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ वंदे मातरम अगर गाया जाएगा तो सिर्फ खड़ा होऊंगा, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। अगर एक कांग्रेसी नेता की सोच यही है, जहां राष्ट्र उसके लिए सर्वोपरि नहीं है, किस तरह से वो अलग अलग राज्यों में उन तरह की नीतियां बनाने का लगातार विश्वास जताते हैं कि हमारे लिए देश पहले है? देखिए, इमरान मसूद विवादित नेता रहे हैं और उन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में जितने विवादित बयान दिए हैं उसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम है।
लेकिन अगर आप दूसरे नेताओं को देखें, जो वर्क थे, जो सांसद थे, मोहम्मद वर्क, उन्होंने साफ कहा था संसद में कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। तो उस समय वो बसपा के वो सांसद थे। बाद में उनके बेटे जो हैं वो समाजवादी पार्टी से सांसद बने हैं। तो ये विरोधाभास जिस तरीके से दर्शाया गया है मुस्लिम लीग के द्वारा आप कहें, या जो और भी तंजीमें हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय का नेतृत्व करते हैं, उनका शुरू से रहा है वंदे मातरम के खिलाफ उनका रवैया रहा है। और उसी रवैये को देखते हुए तमाम जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, तो ये चाहे आप ओवैसी की पार्टी को ले लें, तो इनका वंदे मातरम के प्रति हमेशा से अनादर का भाव रहा है। और ये जो खासकर कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, तो ये अभी जो चुनाव का वक्त है, कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, इसके अलावा लोकसभा का चुनाव 2029 में होने वाले हैं। तो अभी से यह मोमेंटम बना रहे हैं कि सेकुलरिज्म के हम ही सबसे बड़े पक्षधर हैं, और जो अल्पसंख्यक वोट है इनके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है, और उसको लेकर के ये राजनीति हो रही है। मैं आपको एक बार फिर दोबारा कह रहा हूं कि कांग्रेस सेल्फ गोल मारने में बहुत ही तीक्ष्ण रही है, और उसी का परिणाम है कि कल के सीडब्ल्यूसी की बैठक में 4 घंटे की बैठक हुई, और 4 घंटे की बैठक में मीडिया में या और किसी जगह में किसी उनके प्रस्ताव की चर्चा नहीं है। लेकिन इस प्रस्ताव की चर्चा जरूर है कि वंदे मातरम को हम 2 ही स्टेंजा गाएंगे, और अपने आप को विवादों के केंद्र में लाने में कांग्रेस और हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि उसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में छात्रों के भविष्य की बात की जा रही है, और भविष्य कहीं ना कहीं आपके अतीत से जुड़ा हुआ होता है। और अतीत में जिस तरह से अगर हम वंदे मातरम की बात करें, जहां मां भारती की वंदना है, बहुत ही दुखद है जिस तरह का चरित्र कांग्रेस इस वक्त दिखा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस बड़े मुद्दे पर तमाम जानकारियों के साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन से जुड़ी हुई ये खबर है। आपको बता दें, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर कार्रवाई हुई है, जहां भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के बाहर से सुरक्षा बैरिकेड्स हटाए जाने के बाद ये सख्त कदम उठाया गया है। तो अवैध अतिक्रमण पूरी तरह से साफ। दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मौजूद अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह साफ कर दिया गया। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें भी साफ तौर पर बता रही हैं कि जो बैरिकेडिंग थी, जो अवैध अतिक्रमण था, उसको हटा दिया गया है। ये विंडो नंबर 1 पाकिस्तान पासपोर्ट का ये खिड़की, जहां यहां से सारे ऑफिशियल काम हुआ करते थे, वहां इसके साथ ही बाहरी सुरक्षा घेरे में भी अहम बदलाव किए गए हैं। और ये कदम उस कार्रवाई के 3 दिन बाद उठाया गया जब पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे सुरक्षा बैरिकेड के जो ढांचे थे उन्हें हटाया था, और इसके जवाब में नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मौजूद इस अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया, और बाहरी सुरक्षा में ये व्यवस्थित बदलाव किए गए हैं। तो बड़ी कार्रवाई, भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, जिस तरह से आप तस्वीरें ये देख रहे हैं यहाँ पर, और ये किस तरह से जहां वो अवैध अतिक्रमण है उसे भी हटाया गया है यहां से। और नीरज इस वक्त जुड़ गए हैं। नीरज, भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, क्योंकि जो 3 दिन पहले पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के बाहर इस तरह किया था, उसके जवाब को माकूल तरीके से आज भारत ने भी दिया है। देखिए, पाकिस्तान जो दूतावास है उसके आसपास जो अवैध अतिक्रमण पहले से ऑलरेडी उन्होंने कर रखा था, उस पर यह कार्रवाई की गई है, और उस तमाम अवैध अतिक्रमण को वहां से हटाया गया है। आपने सही कहा कि 3 दिन पहले पाकिस्तान में भी जो भारतीय दूतावास के सामने से जो बैरिकेड्स हैं, जो सुरक्षा संबंधी तमाम तरह की जो चीजें वहां पर लगी हुई थी, उनको पाकिस्तान में हटा लिया गया है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है कि इसको हटाने के पीछे, पाकिस्तान दूतावास के सामने से जो अवैध अतिक्रमण है, इसको हटाने के पीछे क्या आधिकारिक तौर पर कहा गया है, ये जानकारी नहीं आई है। लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जब एक हमारे राजनयिक की बेइज्जती हुई थी अमेरिका में, और उस समय भी जो अमेरिकी दूतावास के सामने भारत में मौजूद था, तमाम सुरक्षा बैरिकेड्स वगैरह वहां से हटा लिए गए थे। और इस बार पाकिस्तान दूतावास के सामने जो अवैध अतिक्रमण था, उन विजुअलों को हमने देखा भी है, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि किस तरीके से अवैध अतिक्रमण वहां पर करा हुआ था राजनयिक इंक्लेव के पास शांति पथ में। और वहां पर एक तरीके से रोड को रोकने की भी कोशिश
पाकिस्तानी दूतावास के द्वारा वहां पर की गई थी, जिसकी जी। वजह से लोगों को तमाम परेशानी भी होती थी। तो अब वो अवैध अतिक्रमण है उसको हटा दिया गया है। जी नीरज, अभी अगर प्रतिक्रिया नहीं आई अभी फिलहाल, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कूटनीतिक तनातनी चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो इस्लामाबाद ने किया उसका मुंह तोड़ जवाब भारत ने भी दिया है। देखिए, बिल्कुल दोनों देशों में तनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देखें कि बिना बताए और एक तरीके से पाकिस्तान के अंदर भारतीय दूतावास की जो सुरक्षा हटा ली गई, तो उसके पीछे पाकिस्तान की क्या मंशा है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि अगर किसी दूतावास जो किसी देश के अंदर है और वहां पर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था हटा ली जाए, क्योंकि तमाम देशों की ये जिम्मेदारी भी होती है कि अगर उनके यहाँ दूतावास मौजूद है तो उसकी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए। जी। तो आप देखें कि भारत का जो दूतावास पाकिस्तान में मौजूद था इस्लामाबाद में, जिस तरीके से उसकी सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई, वो निश्चित तौर पर निंदनीय काम था पाकिस्तान के द्वारा या वहां की तमाम एजेंसियों के द्वारा। और हम कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान ने जो अवैध अतिक्रमण अपनी एम्बेसी के आसपास करा हुआ था, उसको जी। पूरी तरीके से अब हटा दिया है। और ये स्पष्ट संदेश भी है कि आप यहाँ पर रहकर अवैध गतिविधियां या अवैध अतिक्रमण नहीं जी। कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि एक करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज उन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप देखते हैं DD न्यूज पर हमारा खास शो नया सवेरा। तड़के वाली हरी हरी मिर्च है, लाल लाल लज्जत से भरी मिर्च, बरसों से जाती पड़ती MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। आमी शुभेंदु अधिकारी 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 100 दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 स्तंभों को आधार बनाकर काम किया। उन 8 स्तंभों में से एक है समृद्धि। राज्य सरकार के कई फैसलों से उद्योग में जगी नई उम्मीद की किरण, विकास का दायरा हर क्षेत्र तक पहुंचा। ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नई सड़कों और बुनियादी ढांचे का निर्माण। सुंदरबन में 212 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी हुई। राज्य के जल मार्गों पर 10 आधुनिक जेटी शुरू किए गए। WBTC में 50 नई इको फ्रेंडली बसें शामिल की गईं। शिक्षा से उद्योग, स्वास्थ्य से सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, 100 दिनों में ही समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहा है नया पश्चिम बंगाल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं भारत जापान रिश्तों की, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमू के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। जापानी रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमू की यह पहली भारत यात्रा है। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होने वाले हैं। रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। जापान द्वारा रक्षा उपकरणों के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अगर बात की जाए तो उससे संबंधित अपने 3 सिद्धांतों में संशोधन किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग के नए अवसरों पर भी यहाँ चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग को अगले स्तर तक ले जाने के लिए बैठक में आगे की कार्य योजना और नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान किए जाने की संभावना है। भारत की अपनी पहली यात्रा के दौरान शिंजीरो कोइजुमू ने कल मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांड का दौरा किया, जहां उन्होंने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्सायन के साथ बातचीत की। और आज की इस बैठक से पहले कुछ जरूरी फैक्ट्स जानना जरूरी है कि भारत कैसे डिफेंस सेक्टर में अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है।
आज की मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा रहने वाली है। तो रक्षा जैसे बेहद महत्वपूर्ण सेक्टर में किसी भी अगर हम बात करें दो देशों के बीच जो आपसी विश्वास है वो एक अहम कड़ी होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यहाँ पर बहुत संवेदनशील है कि आप अपने डिफेंस प्रोडक्शन को जब करते हैं तो किस तरह से आप उसकी टेक्निक का जो मेन पॉइंट है यानी कि तकनीक का हस्तांतरण कैसे करते हैं और आखिर भारत और जापान रक्षा संबंध किस तरह से रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। तो रक्षा संबंध विशेष रणनीतिक साझेदारी के तहत नियमित रूप से हमने देखा कि दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास और समुद्री सुरक्षा सहयोग लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस साझा करने पर भी यहाँ सहमति बनती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ नौसैनिक जहाजों के रखरखाव पर भी यहाँ दोनों देशों के बीच हम देख रहे हैं कि सहयोग को मजबूती मिल रही है। साथ ही सप्लाई चेन भी यहाँ मजबूत होती हुई नजर आ रही है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आइए विशाल का रुख करते हैं। विशाल, अगर आज जो जापान के रक्षा मंत्री यहाँ आए हैं भारत यात्रा पे, इससे पहले हमने देखा था कि जापान के प्रधानमंत्री भी यहाँ आए थे और उसी कड़ी में अब जापान के रक्षा मंत्री यहाँ भारत की यात्रा पर आए हैं। रक्षा सहयोग को लेकर बात करें तो कैसे, जब प्रधानमंत्री आए थे तो रक्षा सहयोग को लेकर कई बड़ी बातें कही गई थी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कैसे दोनों देश आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर जब हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों के विजन को देखें तो कहीं ना कहीं साझा विजन है। विशाल हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। जी विशाल, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी तो दौरा है, पहला दौरा है जापान के रक्षा मंत्री का। ये दौरा इसलिए अहम हो जाता है कि भारत और जापान दोनों के बीच में अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करें तो दोनों के बीच में एक जबरदस्त कांटेक्ट रहा है। भारत में चाहे इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो इनकी एक्सरसाइज, अगर नेवी की बात करें तो जाइमैक्स की एक्सरसाइज हुई, और इसके अलावा अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो वीर गार्डियन की एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच हुई। इसके अलावा क्वाड के अंदर जापान हमारा बहुत ही भरोसेमंद साथी है, और जापान के अगर हम कॉपरेशन की बात करें तो जापान जो है वो हमारे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, और मैरीटाइम डोमेन के अंदर जापान का हमारे साथ सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान के पास एक जबरदस्त स्टेल्थ रेडियो कम्युनिकेशन है जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। यूनिकॉर्न यानी कि यूनिफाइड रेडियो नेटवर्क, यूनिफाइड रेडियो एंटीना, यूनिफाइड इंटीग्रेटेड रेडियो एंटीना, और ये नोरा 50 के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत में बेल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बना रहा है, और 2030 तक ये भारत के जहाजों पर तैनात हो जाएगा। कल जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने आईएनएस चेन्नई की यात्रा की, और उस दौरान उन्होंने देखा कि किस तरह से भारत तेजी से आत्मनिर्भर होता चला जा रहा है, और जो जापान के रक्षा मंत्री हैं वो अपने साथ एक हाई पावर डेलीगेशन लेकर भी है और मिलिट्री भी है, और इसके साथ साथ जो जापान का सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, सेल्फ डिफेंस फोर्सेज है, उसके अंदर जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के डेलीगेट्स होंगे इसके अंदर, और साथ ही जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के जनरल जो चीफ है जनरल मोरिता इसमें शामिल होंगे। तो ये जो मीटिंग होने वाली रक्षा मंत्री के साथ ये बहुत ज्यादा अहम है, और इसलिए भी क्योंकि दोनों देश न सिर्फ क्वाड के अंदर भरोसेमंद साथी हैं बल्कि चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक के अंदर दोनों देश मजबूती से आगे बढ़े और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए। ये इस पूरे दौरे का जो है फोकस रहेगा। साथ ही विशाल, जब हम बात करते हैं डिफेंस कोऑपरेशन के, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। उस लिहाज से दोनों देश किस तरह से इसमें आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं आपको? चल देखिए, जब हम डिफेंस कॉपरेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो फोकस रहेगा इस यात्रा का वो ये है कि हमारा जो डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न कंट्रीज है वो हम इसको बिल्कुल मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, और हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस ये रहेगा कि एशिया में जो हमारे भरोसेमंद साथी हैं, और जापान उसमें सबसे बड़ा हमारा साथी है। हम देख रहे हैं कि चीन की किस तरह से घुसपैठ बढ़ती चली जा रही है इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर, और जापान और चीन का इतिहास पूरी दुनिया को पता है, और जापान और भारत का इतिहास भी, जब बरतानिया राज यहाँ पर था तब भी हमने जो हमारी आजाद हिंद फौज थी उसमें जापान का कितना बड़ा रोल रहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कितना उन्होंने एनकरेज किया, प्रमोट किया और उनका साथ दिया। तो उस जमाने से लेकर अब तक जापान हमारा बहुत जबरदस्त
साथी रहा है। इसलिए जब हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जापान तैयार हो गया है, और ये जो मैं बात कर रहा था यूनिकॉर्न की, ये यूनिकॉर्न एक सेल्फ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि दुश्मन के रडार पर आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल सेफ रहे, दुश्मन आपकी बातचीत ना सुन सके। और ये जो यूनिकॉर्न है वो नोरा 50 के नाम से अभी सिर्फ जापान के पास है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर जापान इसको भारत के लिए बना रहा है, और 2030 तक इसको भारतीय नौसेना में शामिल होने की पूरी उम्मीद है, और उसमें पूरी तरह से काम हो रहा है। तो जब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं, और मैंने आपको बताया कि न सिर्फ मैरीटाइम डोमेन बल्कि एयर के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के चीफ जनरल मोरिता इस डेलीगेशन का हिस्सा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट हो जाता है। प्रधानमंत्री आए जापान के, और उसके बाद रक्षा मंत्री की ये मेडन बहुत विजिट है। महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है जापान के रक्षा मंत्री की, खासकर जिस तरीके से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग जो है उसमें गति मिलती हुई नजर आ रही है। और आज किस तरीके से जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तो और कई मुद्दों पर बात होगी, मंथन होगा, और कैसे दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में जब खुला और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र देखते हैं तो कैसे उस विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। विशाल, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका धन्यवाद। और आइए रुक करते हैं अगली खबर का और बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जो आज चेन्नई के निकट ममलापुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। और इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप शामिल हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्रीय परिषद में मुख्य सचिव स्तर की एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और वहां विचार विमर्श के बाद शेष मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विचार के लिए रखा जाता है। इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि कावेरी नदी के जल बंटवारे और मेकेदातु बांध को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसे में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल हो सकता है। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान, समुद्री सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। इससे पहले कल चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों नेताओं की पहली आधिकारिक मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जोसेफ विजय और केंद्रीय गृह मंत्री के बीच ये पहली आधिकारिक मुलाकात थी। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक में मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी समन्वय, विकास परियोजनाओं की गति और अंतर्राज्यीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में समाचार पत्र आ चुके हैं, इसका मतलब यही है कि अब हम आपको बताने वाले हैं कि आज समाचार पत्रों में कौन सी वो प्रमुख और दिलचस्प खबरें प्रकाशित की गई हैं हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट के जरिए। बिल्कुल, और पहली खबर हम ले रहे हैं नवभारत टाइम्स से, जो कि SIR से जुड़ी हुई है, जहां पर तीसरी बार SIR की तारीख को बढ़ाया गया है। और उससे पहले हम जो खबर आपको बता रहे हैं वो ये है कि रेलवे लाइन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये जो खबर है वो इससे जुड़ी हुई है कि रेलवे लाइन से गुजर रहे जो 65 गजराज थे, वन कर्मियों ने जब उन्हें देखा तो राजधानी की जो ट्रेन है उसे रुकवाया ताकि उनकी जान बच सके। और यहाँ पर जो रेलवे कर्मी हैं उनकी बुद्धिमत्ता और कॉमन सेंस जो है वो बहुत उपयोगी साबित हुई, जहाँ पर जो हाथियों का एक झुंड था जो एक रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहा था वो उनकी जान बचती हुई नजर आई। और आपको बता दें कि जो राजधानी है उसकी जो स्पीड है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। और ऐसे में मदमस्त चाल से, क्योंकि वो पूरा जो समूह था हाथियों का वो उस रेलवे ट्रैक से गुजर रहा था, लेकिन वन कर्मियों ने जब देखा तो वहाँ पर राजधानी ट्रेन जो कि रुकती नहीं है उसे रुकवाया और इन जो मासूम हैं उनकी जान बचाई। और ऐसे में ये देखा जाता है कि जब आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं तो किस तरह से आप जो वन्य जीव हैं उनके जीवन को बचा सकते हैं।
अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि लेडी स्पेशल बस 28 साल बाद फिर से दिल्ली में शुरू हुई है और अब दिल्ली में महिलाओं और छात्राओं के लिए बसों का सफर करना आसान होगा। आपको बता दें कि 56 लेडी स्पेशल बसों के साथ साथ राजधानी के लिए 200 ई बसें, एक पब्लिक ईवी और चार्जिंग स्टेशन और दिल्ली करनाल अंतर्राज्यीय बस सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। और साथ ही साथ लेडी स्पेशल बसें के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये व्यक्तिगत रूप से सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 28 सालों से ये बसें उपलब्ध नहीं थी और अब महिलाओं के लिए ये फिर से ये लेडी स्पेशल बसें की शुरुआत की गई है। और अगली खबर हम ले रहे हैं हिंदुस्तान से, जो कि मच्छरों से जुड़ी हुई है। हम जानते हैं कि मच्छर जो हैं वो डेंगू फैलाने के लिए जाने जाते हैं प्रजनन की अपनी उस क्षमता की वजह से। अब इसीलिए बीमारी फैलाने की क्षमता कम होने के साथ साथ जो उस मच्छरों में एक तरीके के बैक्टीरिया को डालकर डेंगू पर प्रहार की तैयारी की जा रही है और जन भागीदारी इसके लिए ज़रूरी है, जहां पर ये माना जा रहा है कि करीबन इस बैक्टीरिया को डालकर जो डेंगू है उससे कहीं ना कहीं निजात मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि फिर जो क्षमता होगी इन मच्छरों की डेंगू फैलाने की उस पर विराम लगता हुआ नजर आएगा। और अगली खबर स्पेस सेक्टर से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी फ्रांस से साथी सोफी एडेनाट ने ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का खराब एंटीना हटा दिया है। बेहद खास होता है ये एंटीना का काम, क्योंकि ये डेटा भेजता है और साथ ही 6 घंटे 23 मिनट तक अंतरिक्ष में चहलकदमी के दौरान ये दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने खराब हो चुके एंटीना को सफलतापूर्वक हटाकर अब इसे सुरक्षित रख दिया है। और साथ ही बता दें कि स्पेस टू ग्राउंड एंटीना को बदलने का काम अंतरिक्ष यात्री निर्धारित समय पे वे पूरा नहीं कर सके, ऐसे में एक और बार इसको करना पड़ेगा और ये काम भविष्य में अंतरिक्ष की अन्य चहलकदमी के दौरान पूरा किया जाएगा। तो स्पेस टू ग्राउंड एंटीना अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए महत्वपूर्ण संपर्क माध्यम है, जिसके जरिए डेटा भेजा जाता है और इससे ह्यूस्टन स्थित मिशन नियंत्रण केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बीच तेज गति से संचार संभव हो पाता है। तो अगर आज के समाचार पत्रों की बात करें तो ये कुछ थी मुख्य खबरें जिन्हें आज अलग अलग अखबारों में प्रकाशित किया गया है। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। केड़ा मसाला होए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत। और इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त दक्षिण भारत केरलम से आ रही है, जहां पर वीणा विजयन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूर्व केरलम CM P विजयन की बेटी हैं वीणा विजयन, जहां पर CMRL जो अवैध भुगतान मामला में उसमें ED का बयान सामने आया है, जहां पर साफ तौर पर यह समझ में आया कि केरल CMRL पेमेंट मामले में ED को ये सुराग मिले हैं कि करीबन 85 लाख से ज़्यादा रुपयों का ट्रांसफ़र हुआ है और ये अवैध भुगतान है। और इस अवैध भुगतान को लेकर अब जो वीणा विजयन हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है PMLA, उसके तहत जांच का हिस्सा लगातार इस पूरे मामले का किया जा रहा था और कहीं ना कहीं पूरी जो कॉरपोरेट धोखाधड़ी है, अवैध भुगतान और रिश्वतखोरी इसमें साफ समझ में आ रही है। और रिकॉर्ड में भारतीय रुपए और UAE दिरहम दोनों में एंट्री की बात कही जा रही है। ED जांच में मनी ट्रेल और हवाला कनेक्शन सामने आने का दावा किया जा रहा है। तो यहाँ ED की जांच में खुलासा है, केरला में पूर्व मुख्यमंत्री विजयन की बेटी वीणा की यहाँ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और वीणा विजयन
की मुश्किलों में ये जो वित्तीय लेन देन से जुड़ा मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है, इसमें ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है और कई डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, कई फिजिकल सबूत मिले हैं ईडी को। तो किस तरह से इस मनी ट्रेल को स्थापित किया जाएगा, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस अगर हुई हैं हवाला के जरिए तो कैसे उसे स्थापित करेगी ईडी, ये अब देखना होगा। और आइए अब देख लेते हैं कि दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें किस तरफ इशारा कर रही हैं। और हम यहाँ पर बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने इसे सबसे विनाशकारी आर्थिक अभियान बताते हुए कहा है कि यह ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की रणनीति होगी। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा है कि जो भी देश, वित्तीय संस्थान, कंपनियां, एयरपोर्ट या सरकारी एजेंसियां ईरान को किसी भी तरह की सहायता उपलब्ध कराएंगी, उन्हें भी अमेरिका की ओर से भारी आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। वहीं ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाघिर गलिबाफ ने दावा किया है कि अमेरिका मध्य पूर्व से सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में एक नई व्यवस्था उभर रही है जिसमें अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है। वहीं अमेरिका होर्मुज पर अपना दावा जता रहा है और कह रहा है कि जहाज़ों की आवाजाही जारी है, लेकिन अब इसमें ईरान का क्या कहना है? उसका कहना है कि होर्मुज तभी खोला जाएगा जब अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा। तो ऐसे में जहां एक तरफ लगातार इस बात का दावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं कि होर्मुज खुला है, होर्मुज पर अमेरिका का कब्जा है, इसे एक तरीके से सिरे से खारिज करता हुआ नजर आ रहा है ईरान। चलिए अब और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में हमारे खास सेगमेंट अराउंड द वर्ल्ड में। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा मतदान। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मतदान होगा। संसद में बीएनपी के पास 2/3 से ज्यादा का बहुमत। ऐसे में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर की जीत लगभग तय मानी जा रही है। चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्षयान लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर ने स्पेसएक्स के रॉकेट के चांद से टकराने के बाद बन गए नए गड्ढे की अब तक की सबसे स्पष्ट और विस्तृत तस्वीरें जारी की है। नासा ने टक्कर वाले स्थान के टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की तुलनात्मक तस्वीरें साझा की है। सीरिया के उत्तर पश्चिम प्रांत इदलिब में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अबू दुहूर एयरबेस पर इजरायल ने हवाई हमला किया। इस घटना ने सीरिया में असद शासन के पतन के बाद इजरायल और तुर्की के बीच बढ़ते रणनीतिक टकराव को साफ कर दिया। उत्तरी केन्या के एक सुदूर इलाके में एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 5 अमेरिकी नागरिकों सहित 7 लोगों की मौत हो गई। केन्या नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार हेलीकॉप्टर सुबह 9:13 पर लोइसाबा संरक्षण क्षेत्र से सांबूरू काउंटी के इवासो नीरो क्षेत्र की ओर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और आइए बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हमारे खास सेगमेंट मनी मंत्र में, जहां हम आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग को आप किस तरह से स्ट्रेटेजिकली प्लान कर सकते हैं ये बता रहे हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग में सावधानी बरतिए। अपनी आय का 15% का निवेश जो है वो आप रिटायरमेंट के लिए रखें। अब उसमें अलग अलग विकल्प हो सकते हैं। एसआईपी के जरिए आप अलग अलग विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें आपको ये समझना हो कि मेडिकल खर्चों के लिए भी आपको अलग फाइनेंशियल कॉर्पस इकट्ठा करने की ज़रूरत है। हर साल अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा कीजिए, यानी कि कुछ पैसा आप इक्विटी में लगा रहे हैं एसआईपी के जरिए, कुछ एलएसएस फंड्स में अगर आप निवेश करते हैं, और खाता जो आपका बैंक खाता है, आपका जो बीमा पॉलिसीज है, उसमें अपने नॉमिनी को लगातार अपडेट करते रहिए। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के दौरान ये सावधानियां बरत सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विदेश में बैंक अकाउंट, शेयर या प्रॉपर्टी रखने वाले छोटे करदाताओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय से जुड़ी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका दे दिया है। स्मॉल टैक्स पेयर फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम 2026 के तहत पात्र करदाता अपनी घोषित विदेशी संपत्ति या आय को घोषित कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या आप भारतीय हैं और आपकी विदेश में संपत्ति, बैंक अकाउंट या फिर शेयर्स में निवेश है और इसकी जानकारी आप इनकम टैक्स रिटर्न में देना भूल गए? तो अब आपके पास गलती सुधारने का मौका है। सीबीडीटी ने 14 अगस्त 2026 को स्मॉल टैक्स पेयर फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम 2026 को अधिसूचित किया है। योजना 16 अगस्त से लागू हो चुकी है और 31 दिसंबर तक चलेगी।
पहली स्थिति उन लोगों की है जिनके पास विदेशी संपत्ति तो है, लेकिन उसका पैसा कहां से आया इसका पूरा हिसाब मौजूद है और उस पर आय पर जरूरी टैक्स भी दिया जा चुका है। सिर्फ विदेशी संपत्ति को रिटर्न के शेड्यूल FA में बताना छूट गया है। ऐसे मामलों में अगर 31 मार्च 2026 को विदेशी संपत्ति का कुल मूल्य 5 करोड़ रुपए है तो सिर्फ 1 लाख रुपए देकर इस गलती को नियमित किया जा सकता है। इसका प्रावधान ये कहता है मोटे मोटे शब्दों में, तो जिसने कभी अपनी फॉरेन इनकम पे टैक्स दे रखा है लेकिन उसको जो कॉरेस्पॉन्डिंग फॉरेन एसेट है वो अगर नहीं डिस्क्लोज कर पाए तो कुछ फीस देने के ऊपर वो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। नंबर 2, इन केस अगर फॉरेन इनकम पे टैक्स पे नहीं दिया है और फॉरेन एसेट भी है तो उस पर आप टैक्स दे के करिए 30% प्लस 30% जो भी उनका स्लैब है। तो ये बहुत अच्छा मौका है। दूसरी श्रेणी में अगर विदेशी आय या संपत्ति का स्रोत ही ठीक से घोषित नहीं किया गया और भारत में उस पर जरूरी टैक्स भी नहीं दिया गया तो 1 करोड़ रुपए तक के मामले में योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसमें 30% टैक्स और 30% की पेनल्टी देनी होगी, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 60% राशि का भुगतान करना होगा। दूसरी श्रेणी में सरकार ने 90% की सामान्य पेनल्टी की तुलना में पेनल्टी को 30% ही रखा है। इसलिए ये पात्र करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत है। भुगतान के बाद संबंधित मामलों में प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी का भी प्रावधान है। गवर्नमेंट के पास डाटा है आपका, गवर्नमेंट ने ये देख लिया कि आपने बैंक आपके पास अकाउंट था और आपने उसको नहीं दिखाया, तो जब आपने नहीं दिखाया तो गवर्नमेंट उस चीज़ में जब गवर्नमेंट की नज़र में आ जाएगा आप उसमें फिर बचना मुश्किल ही है। आइडियली ये एक टाइम स्कीम है जिसमें आपका प्रोसिक्यूशन भी बचता है, आपके लिटिगेशन भी बचता है, आपके हेडेक्स भी बचती है। दूसरी ओर 18 अगस्त 2026 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सस्पिशियस फॉरेन रेमिटेंसेस को लेकर नेशन वाइड डिटेल वेरिफिकेशन एक्सरसाइज शुरू की। ये सामान्य अवेयरनेस कैंपेन नहीं बल्कि डेटा ड्रिवन वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है। CBDT के अनुसार विभाग ने पिछले 3 वर्षों के आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंसेस डेटा का एनालिसिस और ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर कुछ एंटिटीज को चिन्हित किया है। डिपार्टमेंट को ऐसे केसेस भी मिले हैं जहां पर फॉर्म 15CB जारी कर दिया गया लेकिन बिजनेस एक्टिविटी और रेमिटेंस अकाउंट के बीच मिसमैच था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी देख रहा है कि सर्टिफिकेट जारी करने वाले प्रोफेशनल्स ने इसकी जांच की या नहीं। तो डेटा और AI के युग में अगर आपसे गलती हो गई है तो वक्त उसे नजरअंदाज करने का नहीं बल्कि रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का है। 31 दिसंबर 2026 तक मिलने वाला ये मौका पात्र छोटे करदाताओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए बात करते हैं एक दिन एक उत्सव से जुड़ी हुई। राजस्थान के ऐतिहासिक चामुंडा माता मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है क्योंकि आज यहां मंदिर के स्थापना दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कुलदेवी के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऐतिहासिक चामुंडा माता मंदिर, जहां आस्था के साथ इतिहास भी जुड़ा है। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी मां चामुंडा के दरबार में स्थापना दिवस को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर मंदिर परिसर में विशाल भजन संध्या और जागरण का आयोजन किया गया। मां के दरबार में सुप्रसिद्ध भजन गायिका आकृति मिश्रा भजनों की विशेष प्रस्तुति दी। जागरण के दौरान रात 12 बजे मां चामुंडा की भव्य महाआरती भी की गई। चामुंडा माता मंदिर के स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में मंदिर परिसर में धार्मिक आयोजन और मेले का आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 1 बजे मां चामुंडा को 56 भोग का विशेष प्रसाद अर्पित किया जाएगा। इसके बाद श्रद्धालुओं में महाप्रसाद का वितरण होगा। आयोजन समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में दर्शन पूजन के लिए दिन भर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। किंवदंती है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जब भी युद्ध पर निकलते थे उससे पहले वे यहीं आकर मां चामुंडा की पूजा करते और आशीर्वाद प्राप्त करते थे। ऐतिहासिक मान्यता है कि मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराने के पीछे मां चामुंडा का यही आशीर्वाद था। धर्म, इतिहास और आस्था के संगम वाले इस पवित्र स्थल पर आज स्थापना दिवस का उत्सव श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए खेती किसानी की दुनिया में क्या नया देखने को मिल रहा है कृषि जगत में।
तो भारत में मखाना बाजार में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। 2029-30 तक मखाना बाजार 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। 2024-25 में मखाना उत्पादन 63,910 टन रहा और 25-26 में मखाना उत्पादन बढ़कर 80,000 टन होने का अनुमान है। सबसे बड़े मखाना उत्पाद राज्य में औसतन उत्पादकता जो है वो करीब 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। उन्नत किस्मों से मखाना उत्पादन बढ़ रहा है। आधुनिक तकनीक से मखाने की खेती का भी विस्तार हुआ है। भारत में 60,000 टन से ज्यादा मखाने का उत्पादन होता है। कुल उत्पादन का करीब 40% मखाना निर्यात किया जाता है। घरेलू मखाना बाजार की बात की जाए तो 17 से 18% सालाना की दर से ये बढ़ा है। और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अंतिम ग्रुप मैच में प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान का ग्रुप स्टेज का सफर समाप्त हो गया। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड का सामना करने वाली है। ये मैच एम्स्टल वीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। नई दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज पीवी सिंधु विमेन्स सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में चीन की वांग ची यी के खिलाफ अपनी चुनौती पेश करेंगी। वहीं मेंस डबल्स में भारत की स्टार जोड़ी सात्विक चिराग का मुकाबला मलेशिया के जुनैदी आरिफ और याप रॉय किंग की जोड़ी से होने वाला है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हुए। लक्ष्य को दूसरे दौर के मुकाबले में अमेरिका के गैरेट टैन ने 19-21, 21-19, 21-17 से शिकस्त दी है। भारतीय ग्रैंडमास्टर और प्रज्ञानंदा ने सिंकफील्ड कप शतरंज टूर्नामेंट संयुक्त बढ़त हासिल कर लिए। प्रज्ञानंदा ने 8वें दौर में फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेव को हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ वो अमेरिका के वेल्सी सो के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर आ गए हैं। और आइए देखते हैं कि क्या है मिजाज मौसम का आपके शहर में।
इसी के साथ नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं चीन के चोंगकिंग में रात के आसमान में एक शानदार ड्रोन लाइट शो की कुछ खास तस्वीरें। आप इन दृश्यों का लीजिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।